वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एजुकेशन चैनल पे। जय हिंद। और आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है ये हम कंडक्ट कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के संबंध में। We are conducting this session for UPSC Civil Services exam, and in today's session we will talk about the strategy, the different kind of motivation and how to succeed in civil services exam. इन सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, तो बने रहिएगा और सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ये क्या होता है और क्यों लोग इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो इसके संबंध में कई शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पे हमने बना के डाला है। आपने आई एम श्योर आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं समराइज कर देता हूं। सो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू जितने भी आपके सर्विसेज हैं, चाहे आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस का एग्जाम हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो, और इसी तरीके से 20 से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं उनके लिए चयन किया जाता है यूपीएससी से। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी अपने आप में सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप इसको एक सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लेंगे तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनके लिए सिर्फ ये एग्ज़ाम है, जैसे आपने आईआईटी दिया, आईएम दिया, यूपीएससी दिया। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एग्ज़ाम एक जीवन होता है, एक जीवन शैली होती है, अपने जीवन का लक्ष्य होता है, ध्येय होता है। तो ऐसे भी कई हमारे पास एस्पायरेंट्स आते हैं जिनका ध्यान बिल्कुल ही बचपन से ही केंद्रित होता है कि हमें पढ़ लिख के आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या फॉरेन सर्विस में जाना है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनको बचपन से ही ये क्लियर होता है या बचपन से ही इस तरीके का मोटिवेशन होता है कि उन्हें पढ़ लिख के क्या आगे जाके बनना है। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी में मोटिवेशन का, क्योंकि कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए यू नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ मोटिवेशन। इफ यू डोंट हैव मोटिवेशन देन यू कैन नॉट क्लियर एनी एग्जाम। चाहे आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एमबीए के लिए एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। तो अगर आप इस एग्जाम के इस सागर में, महासागर में आप डुबकी लगाने के लिए आ गए हो कि नहीं, जैसे सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हमने भी इस एग्जाम को देना है एक फैशन के रूप में, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं। क्योंकि ये एक कठिन रास्ता है। यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना परिश्रम और अधिक मेहनत और अधिक कठिनाई ये डिमांड करता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा क्या मोटिवेशन है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कई लोगों को इस एग्ज़ाम के माध्यम से ये रहता है कि उनका कोई प्रेरणा स्रोत होता है, उनके लिए कोई मोटिवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिक्चरों में या अपने आम जीवन में आपने किसी डीएम को, किसी एसपी को, किसी फॉरेन सर्विस, किसी पिक्चर में आपने देखा हो, या अपने आम जीवन में आपकी मुलाकात हुई हो और उसकी कार्यशैली से आप प्रभावित हुए हो और आपको लगता है कि हम भी इस तरीके से बन के ग्रासरूट लेवल पे, जमीनी स्तर पे कार्य कर सकते हैं, गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, पुलिसिंग के लिए, टैक्स के लिए, फॉरेन रिलेशन के लिए हम काम करना चाहते हैं, तो ये सर्विसेज ये आपको ये मौका देती है। ये ऐसी नौकरी है, ऐसी पावरफुल नौकरियां हैं जो आपको विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका देती है और ज़मीनी स्तर पे आप वाकई आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपका ये प्रेरणा स्रोत है, इफ़ दिस इज़ योर मोटिवेशन, देन आप बिल्कुल सही जगह पे और सही मार्ग पे है। दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जिनको थ्रू आउट सक्सेस मिला है। फॉर एग्जाम्पल 10th 12th में अच्छे नंबर हैं, देन फिर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं और फिर उसके बाद यूपीएससी देते हैं। और उनके लिए फॉर देम इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज कि इतने हमने एग्ज़ाम क्लियर किया तो ये भी एग्ज़ाम हमारे लिए एक चैलेंज है और हम एक चैलेंज के रूप में उसको लेते हैं। तो वो भी अपनी जगह सही है, वो भी अपना हाथ इसमें आजमाते हैं। लेकिन ये सारे मोटिवेशन के लिए, चाहे आपका जो भी मोटिवेशन हो, चाहे अपने आप को प्रूफ करना हो, चाहे अपना जो प्रेरणा स्रोत है, या आप में ये ललक है, आप में ये जिज्ञासा है, आप में ये फीलिंग है कि आपको भी देश के लिए कुछ करना है और आपको लगता है कि इस नौकरी के तहत आप ग्रासरूट लेवल पे जाके, ज़मीनी स्तर पे जाके कार्य कर सकते हैं, भारत में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो भी
एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन है आपके लिए, और यही मोटिवेशन आपको आखिरी तक मदद करेगा इस एग्ज़ाम के जो अलग अलग पड़ाव है, जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस एग्ज़ाम्स वी हैव, उसको क्लियर करने में आपको मदद करेगा। सो दैट इज़ वन पार्ट। मोटिवेशन के बारे में हमने अब बात किया। नाउ हम बात करेंगे अब अलग अलग एज ग्रुप के बारे में कि किस किस तरीके के लोग इस एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं और क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अधिकांश लोग, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स, वो होते हैं जिन्होंने अपने कॉलेज खत्म कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड देन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। और इस कैटेगरी में मैक्सिमम लोग आते हैं। कुछ जो लोग होते हैं वो ग्रेजुएशन स्तर पे उनको ये रियलाइज होता है कि दैट दे हैव टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, और उनका अप्रोच हैज़ टू बी डिफरेंट। जो कॉलेज में रहते हुए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए अलग अप्रोच होगा। एंड सिमिलरली कुछ लोग ये होते हैं जो छोटे से 10th 11th 12th में है, 9th में है, एंड देन दे आर थिंकिंग दैट दे वांट टू बिकम IAS IPS, तो उनके लिए अप्रोच अलग अलग रहेगा। तो हम तीनों अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है और जो कंप्लीटली इस तैयारी में लगे हुए हैं। एक और कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी आती है जिन्होंने कॉलेज तो कंप्लीट कर लिया। इसी में दो कैटेगरी है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में या तो आप कार्य कर रहे हैं, वर्किंग हैं, और अपनी वर्किंग के साथ साथ में UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डेडिकेटेड, जिन्होंने स्टडी लीव लेके या टाइम लेके कोचिंग कर रहे हैं या कंप्लीटली घर पे बैठ के इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी कैटेगरी ये है। दोनों के बारे में हम बात करते हैं। जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लीटली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं घर पे बैठ के, या दिल्ली में या जहाँ पे भी हैं, दिल्ली में हो, तो उनके लिए ये बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल, आपने अपना जीवन एक तरीके से तपस्या का जीवन आप जी रहे हैं, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, ना आप नौकरी कर रहे हैं, ना आप पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ आपका एक ही गोल है लाइफ का, दैट यू वांट टू क्लियर UPSC सिविल सर्विसेज। एक ही गोल के साथ आप अप्रोच कर रहे हैं। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, आप कोचिंग में हो चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफ का आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आपने किया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो ये सेक्रीफाइस किया है उसमें आप 100% अपना नहीं दे रहे हैं। 100% नहीं देने का मतलब ये है कि क्या आपने अपने को टाइम बाउंड किया है। आपको अपने आप को बांधना पड़ेगा कि मुझे 1 साल 2 साल 3 साल में मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना डिमांडिंग है और एग्जॉस्टिंग है। अगर अपने आप को आप बांधोगे नहीं अपने गोल से, तो आप बहते चले जाओगे। ऐसे तमाम लोग हैं जो एग्ज़ाम देते चले गए, और हो सकता है कभी मैक्सिमम टाइम प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, प्रीलिम्स क्लियर किया तो मेंस नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? आपको बांधना है। बांधने का मतलब यह है कि अगर मैंने 3 साल जीवन के मैं दे रहा हूं, तो मुझे पहली दूसरी बार में मेरा प्रीलिम्स क्लियर होना ही चाहिए। और अगर पहली दूसरी बार में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो तीसरी चौथी बार में आई शुड रीच अप टू इंटरव्यू लेवल, और मैक्सिमम जो है 4 अटेम्प्ट में 5 अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं कि अगर आपके साथ नहीं हो रहा है कि आप 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपके प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप में कहीं कमी है। और ये एग्ज़ाम क्लियर आईना है, इट्स लाइक अ मिरर, और इस मिरर में आपको झांकने की ज़रूरत है। अगर आप 3 बार अटेम्प्ट दे रहे हो, प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप या तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, या तो कहीं ऐसी कमी है जिसको आपके जो टीचर हैं या मेंटर हैं वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप 3-3 4-4 साल आप दिए जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहे हैं और आप गलती भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ना रहिए। डोंट बी इन दिस काइंड ऑफ डिलेमा दैट व्हाई यू आर गोइंग रॉन्ग और व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ यू। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिए। और ऐसे जो छात्र हैं, इन छात्रों के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि अपने आप को टाइम बाउंड करिए कि इतने साल में इतने स्टेज तक तो हमें पहुंचना ही है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रहे हैं और कहीं आपका नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने 100% दिया अपना। अगर फाइनल आपके 5-6 अटेम्प्ट देने के बाद भी आप नहीं क्लियर कर पाते यूपीएससी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप गए, आपने मेंस क्लियर किया, आपने इंटरव्यू फेस किया है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी न किसी कारण से, अगर आप लक में बिलीव करते हैं, किस्मत में, तो किस्मत की वजह से शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक बाकी अभ्यर्थी पहुँच पाए। तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 4-4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हैं,
तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या कहाँ कमी हो रही है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो मार्क्स आते हैं आप उसको एवेलुएट करिए, आंसर कीज आते हैं उसको एवेलुएट करिए। तो ये हुआ ऐसे लोगों के लिए जो 100% डेडिकेटेड हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अपना कोचिंग कर रहे होंगे या किसी मेंटर या टीचर के गाइडेंस में काम कर रहे होंगे। उनको बस एक ही मेरा सुझाव है कि जो भी आप स्ट्रेटजी अपनाइए, अपने आप को चेक करते रहिए, अपने तैयारी को चेक करते रहिए, अपने सक्सेस को भी और अपने फेलियर को भी। फेलियर तो होगा, हो सकता है कि आप कई बार आपको फेलियर देखना पड़े, लेकिन अगर आप उसको एवेलुएट कर रहे हैं, उन कमियों को दूर कर रहे हैं, तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। दूसरी जो कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी कैटेगरी है जो वर्किंग है, जो जिनको ये है कि ठीक है हम काम कर रहे हैं, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी और जॉब में हैं, और उसके साथ में हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि डू यू हैव इनफ मोटिवेशन? क्या आपके पास इनफ मोटिवेशन है कि आपने सेक्रीफाइस उतना किया है, या ऐसा हो रहा है कि आप इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं? सीरियसली नहीं ले रहे मतलब आप जॉब नहीं छोड़ रहे हैं, आप पैसा भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जॉब सिक्योरिटी भी बना रहे और आप यूपीएससी भी क्लियर कर ले। तो वैसे स्टूडेंट्स को मेरा ये सुझाव है कि आप ये सोचिए कि आपके कैलिबर, आपके इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो सब कुछ छोड़ के, सेक्रीफाइस करके वो तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आप उनसे जितनी मेहनत कर पा रहे हैं काम के बाद में, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मेरा सुझाव है कि आप अपना यू टेक योर डिसीजन, यू टेक योर ब्रेक। नौकरी आपको बहुत मजबूरी है तो ठीक है करिए, लेकिन उसमें भी आप अपनी छुट्टियों को इस तरीके से प्लान करिए, प्रीलिम्स के पहले, मेंस के पहले, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखिए कि आपको पर्याप्त मात्रा में छुट्टी मिले, और छुट्टी चाहे पेड हो चाहे अनपेड लीव हो वो आपको मिले, जिससे कि आप प्रीलिम्स से 2 महीने पहले जैसे आपने छुट्टी ले ली, मेंस के पहले आपने छुट्टी ले लिया, इंटरव्यू से पहले आपने छुट्टी ले ली, भले ही उसमें आपको सैलरी ना मिले, 2-3 महीने की सैलरी आपकी चले जाए, बट यू मस्ट टेक लीव। और बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो है तो आप प्रीलिम्स अपीयर होने के बाद में या प्रीलिम्स के आसपास अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अपनी जॉब को भी छोड़ सकते हैं कुछ महीनों के लिए, या फिर अगर मेडिकल वगैरह ये सब चीज़ें हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर प्रावधान हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो दैट यू कैन टेक और आप अपनी तैयारी करिए। तो इन ऐसे जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये रहेगा। दूसरी कैटेगरी के हमारे जो आते हैं वो आते हैं जो स्कूल जो कॉलेजेस में हैं। तो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें? तो कॉलेज के स्टूडेंट ऐसी फेज़ में हैं जो जिनका अटेम्प्ट अभी नियर फ्यूचर में नहीं है, जिनको 2-3 साल टाइम है, तो वो ये कर सकते हैं कि पूरी इन डेप्थ स्टडी ना करके जो बेसिक तैयारी है, जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, फाउंडेशन है, उस पे काम करें। और फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन इज़ बेसिकली योर जनरल स्टडी। जो जनरल स्टडी है वही आपका फाउंडेशन है, क्योंकि ऑप्शनल जो आप लेंगे हो सकता है आपका ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट हो ऑप्शनल, तो फाउंडेशन पे आप काम करिए। तो फाउंडेशन पे काम करने के लिए आपको स्ट्रेटजी आपकी ये रहेगी कि आप अपने करंट अफेयर्स पे काम करते रहिए, और जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, जनरल न्यूज़ है, वो सब आप देखते रहिए, तो दैट विल प्रिपेयर यू फॉर द कमिंग एग्ज़ाम। अब एक कैटेगरी, जो आखिरी कैटेगरी ऑफ जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो होते हैं जो स्कूल से हैं। उनको क्या करना चाहिए? जो 9, 10th, 11th, 12th में है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो अपनी तैयारी को इस तरीके से करें कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ को लगातार फॉलो करते रहे। न्यूज़ मतलब अच्छी न्यूज़, जैसे डीडी न्यूज़ हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया, इनको आप फॉलो करिए, इसको आप देखिए, और एक अच्छा पेपर आप इंग्लिश का या हिंदी का जो भी आपका माध्यम है उसको लीजिए, और उसका एडिटोरियल या संपादकीय जिसे कहते हैं उसको आप ज़रूर देखिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। ये सब कब करें आप? 9, 10th, 11th, 12th में अगर आप हैं और आपका ड्रीम है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है या तैयार करवाना है, तो तैयार कराने के लिए ये आप काम करिए। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण काम और करना है। क्या काम करना है? महत्वपूर्ण काम ये करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप जो स्कूल में है स्टूडेंट, उसको पार्टिसिपेट कराइए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में स्कूल में, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे पोएम की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, ये सभी में पार्टिसिपेट कराइए। क्यों पार्टिसिपेट कराइए?
क्योंकि पर्सनालिटी आपकी जो है वो डेवलपमेंट आपका होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ किताबों से नहीं होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होगा जो जो आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं उससे पर्सनालिटी डेवलप होती है किसी भी स्टूडेंट की। तो कोई भी जो स्टूडेंट है उसको अपने स्कूल के पढ़ाई के अलावा जितनी भी चीज़ें हो रही है उस सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रहे, पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आना है। पार्टिसिपेशन मीन्स आप जाइए, आप जाइए, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट आइए, आप 10th आइए, लेकिन आपने स्टेज पे गए और आपने किसी विषय पे बोला, किसी भी टॉपिक पे आपने स्पीच दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ध्यान रहे कि यूपीएससी का एक जो मेजर पार्ट है, आप अगर मेंस क्लियर भी कर लेते हैं और अगर आपको इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलते हैं अच्छे से तो आप रह जाएंगे। और फाइनल जो डिसीजन, जो आप मेंस क्लियर करने के बाद भी जो आपकी रैंकिंग या फिर जो आपका कैरियर डिसाइड होता है, फाइनली वो इंटरव्यू स्टेज पे ही होता है। तो ये भी जरूरी है कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में, कंप्लीटली आपके हाथ में है। और उस पर अगर आप में वो पर्सनालिटी, अगर आप स्कूल लेवल पे अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो स्कूल लेवल पे उस पर्सनालिटी को आप डेवलप कर लीजिए। क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम देना है, आपको यूपीएससी में जाना है, आपको आईपीएस आईएएस बनना है, तो आपको स्पोर्ट्स में भी रुचि रहनी चाहिए, आपको स्पीच में, डिबेट में, ये सब में रुचि, आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए। और इसकी तैयारी आप स्कूल लेवल से करिए। तो ये हो गया हमारे जो बच्चे स्कूल्स में हैं। तो हमने 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लिया जो कि सब कुछ डेडिकेटेडली जो तैयारी कर रहे हैं। एक कैटेगरी जो इस कॉलेज में है, एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द पीपल हु आर इन द स्कूल, जो छोटे बच्चे हैं। तो उनको भी मैंने बता दिया कि अभी से क्या उनको प्लान अपने माइंड में रखना है, जो चीज़ करनी है। अब हम आते हैं कि ये तो हमारा हो गया, हमने बात कर लिया मोटिवेशन पे, और हमने बात कर लिया कि अलग अलग अप्रोच अलग अलग लोगों की यूपीएससी की होनी चाहिए। नाउ कम टू द कोर थिंग। कोर थिंग क्या है कि फाइनली अब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब मेरे को एग्जाम देना है। नाउ आई हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम, नाउ व्हाट शुड आई डू, क्या हमें करना चाहिए। तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि एक आप टाइम टेबल अपना बनाइए। टाइम टेबल का मतलब है कि आप ये बनाइए कि मुझे 2021 में देना है, 2022 में देना है, 2023 में देना है। मान लीजिए कि आज आपने सोचा या अभी इस साल आपने सोचा है, देन 2021 में अगर आप देना चाहते हैं तो 2021 के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएंगे। और 2022 का आपका टारगेट है तो उसके हिसाब से बनाइए। और दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। क्यों डिफरेंस रहेगा मैं बताता हूँ। डिफरेंस इसलिए रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 प्रीलिम्स आप दे रहे हैं तो आपका समय शुरू हो चुका है और आपका काफ़ी समय जा चुका है। क्योंकि 2020 आप समझ लीजिए फरवरी मार्च के बाद से ये जितना भी आपका इवेंट्स हो रहे हैं बजट के बाद में, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आपके लिए। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं तो ऑलरेडी आप 2-3 महीने लेट चल रहे हैं। तो अगर आप 21 के लिए है तो अगर आपने पीछे का कवर नहीं किया 2-3 महीने का, तो सबसे पहले आप वो कवर करेंगे। और यूपीएससी के पैटर्न में ये भी अब है कि एक आध साल पहले के भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं अगर फॉलो अप है तो। फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज किसी को मिला 2019 में और इस साल उस पर कोई डेवलपमेंट है तो दैट क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इनटू द प्रीलिम्स। तो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले एक साल का मोर और लेस, तब भी आप एक डेडिकेशन बना लीजिए कि 2021 का प्रिपरेशन है तो इतना मेरा एक साल का जो है कंटेंट वो मेरे को तो 100% मुझे उस पर कुछ भी पूछ लो, आई शुड बी नोइंग इट। जून 2021 में आपका एग्जाम रहेगा तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। और 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड टारगेट मेंस। 2022 का जो मेंस है, प्रीलिम्स है, सबको मिला के आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। हम एक सैंपल लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे काफ़ी जो लोग हैं वो 2021 के लिए फॉर एग्जांपल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्म नहीं आया। अभी फॉर्म आएगा, फॉर्म आप सभी फिल करेंगे जनवरी में या मैक्सिमम फरवरी तक आपका फॉर्म आ जाएगा। नाउ लेट्स से कि वी हैव टारगेटेड जनवरी में हम फॉर्म भरते हैं और जून में प्रीलिम्स हम दे रहे हैं। तो हम कैसे तैयारी करें, क्या हमारा होना चाहिए, तो आइए पूरा बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। तो एक टाइम टेबल आपका बन गया। आपका सितंबर में मेंस है, आप ये मान के चलिए कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, कि आपका जो प्रीलिम्स जिस पे आप जो आपने अपीयर हुआ, यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। एंड क्योंकि आपको प्रीलिम्स के बाद टाइम नहीं मिलेगा, जून जुलाई में आपका प्रीलिम्स खत्म होगा, जून एंड में यू विल जस्ट हैव जुलाई एंड अगस्त। तो आप ये सोच रहे कि आपको 2021 का प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में फिर आप मेंस करने बैठेंगे तो आप फिर रेस से पहले ही बाहर हो गए। What you will have to do, you have to target सितंबर पे आपकी नज़र होनी चाहिए।
तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो आपका ऑप्शनल है वो आपका डिसाइड हो जाना चाहिए कि क्या ऑप्शनल है। अलग से हम सेशन करेंगे इस पे कि कैसे ऑप्शनल चुने और क्या करें, दैट वी विल टॉक सेपरेटली इन डिफरेंट वीडियो। बहुत सारी चीज़ें हम मिक्स नहीं करेंगे इसमें, हम सिर्फ एक जनरल स्ट्रेटजी की बात करेंगे। सो व्हाट यू विल डू, आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं उसकी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। फरवरी तक कम से कम आपका ऑप्शनल क्लियर हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो जनरल स्टडी है उसकी भी प्रिपरेशन आपकी चलती रहनी चाहिए। नाउ अगर हम थोड़ा सा पैटर्न की बात करें कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम, तो पैटर्न ऑफ एग्जाम में बहुत सिंपल है। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, 3 स्टेज है आपका। प्रीलिम्स में जो मेन पेपर है आपका जनरल स्टडी का है, दूसरा आपका सी सेट का है जो कि एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, और सिमिलरली यू हैव मेंस पेपर, 4 आपके मेन जनरल स्टडी के हैं, और फिर आपके ऑप्शनल के पेपर है, और एसए का पेपर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जनरल स्टडी पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि मेरा ये मानना है, और बाकी लोगों से भी, कई लोगों से जो होता रहता है बातचीत, तो अगर आप जनरल स्टडी पे अगर आपकी अच्छी होल्ड है तो आप काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। और जनरल स्टडी के लिए आपको अगर रेगुलर हैं 1 साल से न्यूज़पेपर में और जनरिक चीज़ों में, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स में, तो यू कैन यूजुअली स्कोर गुड मार्क्स इनटू द जनरल स्टडी। दैट इज़ वेरी सिंपल। दूसरा जो पार्ट है उसका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल आप ऐसा सेलेक्ट करिए जिसमें आप कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल आपका साइंस बैकग्राउंड है और आपने मैथ्स और साइंस सेलेक्ट, मैथ्स एंड फिजिक्स आपने सेलेक्ट कर लिया, या फिजिक्स कर लिया, मैथ्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किसके साथ कंपीट कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपके 80 मार्क्स आ रहे हो मैथ्स में, किसी पेपर में आउट ऑफ 100 फॉर एग्जांपल लेट्स से 80% मार्क्स स्कोर कर रहे हो, लेकिन उसी में अगर 99% 95% स्कोर करने वाले लोग हैं तो ये कंपटीशन बिकम टफ्स ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लेवल वहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं एंड देन यू आर गोइंग फॉर आर्ट सब्जेक्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू। वो भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे सेलेक्ट करना है, ये जब आपका कुछ पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल स्टडी के लिए आपकी जब कुछ पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, देन यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शनल्स, देन यू कैन डिसाइड अबाउट द ऑप्शनल विच यू वांट टू सेलेक्ट। अगर आप क्लियर नहीं है शुरू से, तो अगर आप क्लियर नहीं है तो देन दैट यू कैन अप्रोच। जैसे कि अगर आप तैयारी की बात करें, किस तरीके से तैयारी करना है, तो तैयारी में सबसे पहले प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, आप एनसीईआरटी की बुक कंप्लीटली पढ़ जाइए। 6 से लेकर अगर 12 तक की पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी की किताब जो है आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो अगर आप 6 से 12 पढ़ते हैं बहुत अच्छा, नहीं पढ़ते हैं तो 11th और 12th मिनिमम आपको कवर करना चाहिए। ये हो गई एनसीईआरटी की। और किन किन विषय की, तो आई विल रिकमेंड यू कंप्लीट इट फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स की पढ़ लीजिए, सोशियोलॉजी की पढ़ लीजिए। तो ये तो मिनिमम आपको पढ़ना है। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें हैं, उसके मैंने शॉर्ट वीडियोस पहले भी डाले हैं, उसमें आप पढ़ लीजिए। तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ सकते हैं 11th 12th की, ओल्ड एनसीईआरटी है, दैट ऑल्सो यू कैन गो थ्रू। इनको आप कवर करिए, और इनको आप कम से कम 2-2.5 महीने का टाइम दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ योर बेस। और अगर आपका एक बार बेस स्ट्रांग हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कोचिंग नोट्स पढ़ ले, क्या ये पढ़ ले, वो सब 2nd 3rd स्टेज की चीज़ें हैं। आपको पहले एबीसी जानना है, और एबीसी कैसे जानेंगे आप एनसीईआरटी की बुक से जाने। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पता नहीं, लिबर्टी का मतलब मालूम नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब मालूम नहीं है, कम्युनलिज्म का मतलब, सोशलिज्म का मतलब मालूम नहीं है, तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट किताब पे जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका बेसिक रह जाएगा। सो रिकमेंडेशन इज़ दैट एनसीईआरटी की किताब आप उसको डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए, और वो आप ईजिली यू कैन कंप्लीट दैट एनसीईआरटी पार्ट। फिर आप आइए नेक्स्ट लेवल ऑफ बुक्स पे, जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ बुक्स क्या है, नेक्स्ट लेवल ऑफ बुक्स हैं फॉर एग्जांपल पॉलिटी की अगर आप बात करें, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ किताब पॉलिटी में है लक्ष्मीकांत। आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए, A to Z पढ़ जाइए, 1 बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए मेन से पहले, उसके बाहर मोर और लेस नहीं आएगा, और वो आपका हो गया लक्ष्मीकांत। उसी तरीके से हिस्ट्री में है आपके पास विपिन चंद्रा की किताब है, मॉडर्न इंडिया है स्पेक्ट्रम की, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ये ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना के डाले हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सेट नंबर ऑफ बुक्स है। गलती कहाँ होती है, गलती मैं बताता हूँ, और पहले हम कवर कर दे एक बार इकोनॉमिक्स भी। आप एनसीईआरटी पढ़िए, और बाकी कुछ स्टैंडर्ड बुक जो हमने बताई है पहले उसको कवर करिए,
और सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पे आप पढ़िए, उसमें सोसाइटी क्या है, पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सब चीज़ों को आप जानिए। दैट इज़ वन पार्ट। और उसके साथ साथ ये सभी कवर करने के बाद स्टैंडर्ड 2-2.5-3 महीने के अंदर आपका ये बुक्स आपकी कवर हो जानी चाहिए। तो ये कवर करने के बाद में व्हाट यू शुड डू, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ आप अपना जो करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते रहेंगे, करना क्या है, करना ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन एक आया था 2019 में कि फ्रांस को क्या सीखना चाहिए भारत के सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, इन चीज़ों से, इस तरीके क्वेश्चन आया था। तो उस अगर ये क्वेश्चन का आंसर करना है तो पहले तो भारत का संविधान आपको मालूम होना चाहिए, फिर भारत के संविधान के अंदर सेकुलरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, एंड देन फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम होना चाहिए, फ्रांस में क्या हो रहा है अभी वो मालूम होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनर क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों फ्रांस में ऐसी क्या बात होगी कि उसको ये कह रहा है कि भारत से सीखना चाहिए सेकुलरिज्म। तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होगी, और ये बेसिक चीज़ है, बेसिक एनसीईआरटी में दिया है कि भैया संविधान क्या है इंडिया का, और इंडिया में संविधान और सेकुलरिज्म कहाँ पे है। तो आप शुरू करेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे कि सेकुलरिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन यू विल टॉक अबाउट द फ्रांस एंड देन द करंट हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग इन द फ्रांस, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन यू विल कंपेयर व्हाट फ्रांस इज डूइंग एंड इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। तो ऐसे आपको लिंक करना है। तो अगर आपको करंट अफेयर पता नहीं कि फ्रांस में क्या हो रहा है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, और आपको करंट अफेयर सिर्फ पता है और आपको ये पता नहीं कि सेकुलरिज्म कहाँ पे डिफाइंड है या क्या कॉन्सेप्ट है उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें साथ चलेंगी, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, ये सब में दोनों ही चीज़ें। मतलब यूपीएससी का सिंपल रूल है, आपसे स्टैटिक नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए स्टैटिक। आप हमें आके कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और डीपीएसपी क्या है और 73rd 74th अमेंडमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप रह जाओगे। आपको मार्क्स कहाँ मिलेंगे? कई लोग आंसर राइटिंग की बात करते हैं। आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप इन दोनों चीज़ों को लिंक करेंगे। एक क्वेश्चन और था, अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन था, मैं देख रहा था। तो अटॉर्नी जनरल इज़ लाइक लगातार उस पर कई करंट न्यूज़ आते रहते हैं। तो आप एक और काम कर सकते हैं कि जब न्यूज़ आता है, जो टॉपिक न्यूज़ में होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इस पे हमें क्वेश्चंस आने ही आने हैं, उसके आसपास, नॉट डायरेक्टली नहीं आएगा क्वेश्चन, कुछ ना कुछ सिनेरियो बना के क्वेश्चन आएगा, बट एटलीस्ट वी नो कि क्या क्वेश्चन आने हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर प्रीलिम्स में हमें बहुत कुछ मालूम था, स्पेस एक्स पे क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि अभी स्पेस एक्स में काफ़ी अचीवमेंट की स्पेस एक्स ने। सिमिलरली चूँकि बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल बिल, लेबर जो बिल था, इन पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे कि ये सब क्वेश्चंस आएंगे, वो सब आए। अभी हम बीपीएससी का पेपर का रिव्यू कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत से जो करंट हैपनिंग है वो सब कवर की गई थी। तो आपको बहुत क्लियर रहे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दैट इज़ वन पार्ट कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल किताबों के अंदर घुस गए और आप ज्योग्राफी में चले गए और आपको करंट अफेयर्स पता नहीं है, तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो बात नहीं बनेगी। तो वो बात अगर बनानी है आपको, तो आपको जब व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक्स, तो आप लिंक बना के रखिए, मेक अ लिंक between what you are reading into book, what I called a static part, and what is happening outside. That is what I call dynamic part. When you have a link between both of them, then only you can give a very good answer. इस बात को समझिए। और फॉर एग्जाम्पल पिछली बार थे ज्योग्राफी में क्वेश्चंस थे आपके डिजास्टर्स के ऊपर थे, उसमें आपको लिंक करना था कि किस तरीके से डिजास्टर की करंट हैपनिंग और क्या डेफिनेशन है आपकी। तो आपने इस तरीके से बात करना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और हम बात करेंगे, और नया सेशन अगर चाहिए होगा तो वी विल डू फर्दर सेशन। आज का तो हमारा ओपनिंग सेशन है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करिए। अब नाउ जैसे फॉर एग्जांपल इस चैनल पे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो अगर आप सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कोरोना की वैक्सीन आ रही है और कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी, तो बात नहीं जमेगी। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है वो पढ़ने का। मतलब हम न्यूज़ रीडर, आई एम नॉट ए न्यूज़ रीडर कि आपको मैं न्यूज़ बताऊं। व्हाट आई डू, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आई स्ट्रेट वे आस्क यू 3-4 क्वेश्चंस कि ये वैक्सीन्स क्या क्या हैं, क्या क्या इनकी कैटेगरी है। दैट इज क्वेश्चंस रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसमें मैं पूछूंगा कि भाई ये कौन सा वायरस स्ट्रेन है, इंग्लैंड में जो नया वायरस स्ट्रेन आया है वो क्या स्ट्रेन है, गिव मी द टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। क्यों? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में 100% क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में रहेगा, तो आई विल यू आस्क यू दैट क्वेश्चन। तीसरी चीज मैं क्या बात करूंगा,
तीसरी चीज़ मैं बात करूँगा साइंस और टेक्नोलॉजी में सब जीरो टेम्परेचर पे, क्योंकि जो वैक्सीन है, अलग अलग वैक्सीन्स, फाइज़र की अलग वैक्सीन है, उसका रिक्वायरमेंट किस तरीके से प्रिजर्व करना है उसका अलग तरीका है, मॉडर्ना का अलग तरीका है, बायोटेक का अलग तरीका है, इंडिया में कोविशील्ड वगैरह है, इनका अलग तरीका है। स्ट्रेट वे आई विल आस्क यू व्हाट आर दिस डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म थ्रू विच दीज ऑल वैक्सीन्स कैन बी प्रिजर्व। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मेरा कवर हो गया, स्ट्रेट वे मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आई विल कम अबाउट कोविन प्लेटफॉर्म पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या तो प्रीलिम्स में या मेंस में या इसके आसपास। कोविन प्लेटफॉर्म क्यों? क्योंकि एक नई चीज़ है और मैंने आपसे बार बार कहा था कि इसके जो प्रेसिडेंट रहे हैं, मतलब जो पास्ट में किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में चला है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उस पर आप काम करिए। आप उठा के देखिए, जो गवर्नमेंट जो अब ये कह रही है, गवर्नमेंट यही कह रही है कि इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, चाहे पोलियो हो चाहे बाकी हो, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस आए, WHO ने क्या क्या चैलेंजेस बताए। जब पोलियो पे खिलाफ अभियान चला, आपका टीबी के खिलाफ अभियान चला, तो क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो किए गए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उनको कैसे दूर किया गया। वही चीज़ सेम आपके कोरोना में होगा और यूपीएससी आपसे 100% ये चीज़ पूछेगा। क्यों? क्योंकि उनको वो कौन से लोग ले रहे हैं भाई, ये कोई साइंटिस्ट का भी एग्ज़ाम नहीं है और ना ही ये कोई स्पोर्ट्स पर्सन का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है एडमिनिस्ट्रेटर का। इस नौकरी के थ्रू आप एडमिनिस्ट्रेटर भर्ती किए जा रहे हो, एक मैनेजरियल रोल भर्ती किए जा रहे हैं, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि हाउ कैन अ गिवन प्रॉब्लम बी सॉल्व। सिंपल सा लॉजिक है कि एक प्रॉब्लम है वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैरी आउट करना, और उसको जो ये स्टूडेंट है वो कैसे उसको सॉल्व करेगा। तो यूपीएससी तो क्वेश्चन इस तरीके पूछेगा। ये सब आंसर कैसे मिलेंगे आपको? ये सब आंसर अगर आप सिर्फ पेपर पढ़ के निकल जाओगे तो वो बात जमेगी नहीं। आपको क्वेश्चंस मालूम होने चाहिए। आपको अपने आप से पूछो कि इसमें क्या क्वेश्चंस आ सकता है और उस क्वेश्चंस का आंसर लिखिए। क्यों लिखना जरूरी है? लिखने का मतलब ये कि वो स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, वो डिस्कशन आप करेंगे। व्हेन यू विल राइट द आंसर, लाइक कोविन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जब वो क्वेश्चन आप पेपर पढ़ते हुए जब आप समझेंगे, तभी आप रिसर्च करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और आज अगर आप कर लेंगे रिसर्च तो आपके माइंड में वो रहेगा। तो ये तरीका है, ये दिस इज द वे यू हैव टू correlate between your static portion, that is the book part, and the second part, that is your dynamic part. And if you correlate all these things, then only you can give a very good answer. तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो अप करते रहिए, मतलब ये स्ट्रेटजी पे ही आप काम करिए और इसी के आसपास आपके जो क्वेश्चंस हैं इसी के आसपास रहेंगे। काफ़ी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल ये क्वेश्चन था कि जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स हैव गिवन सर्टन जजमेंट्स, कोर्ट हैव रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लेजिस्लेचर पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सो उससे क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिला है या फेडरलिज्म जो है इंडिया में उसको और मजबूती मिली है। तो ये क्वेश्चन का पार्ट समझिए, क्वेश्चन का पूरा आप समझेंगे तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन। अगर आप समझ नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को तो आंसर नहीं दे पाएंगे। मतलब ये कह रहा है कि कोर्ट जो है उसने कुछ जजमेंट दी है। जैसे जजमेंट क्या था? जजमेंट ये था कि पावर सेटल किया गया था। फॉर एग्जांपल दिल्ली से रिलेटेड दिल्ली गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था कि किसका गवर्नर, दिल्ली के जो प्रशासक हैं उनके बीच में और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये गया था कोर्ट में और इसमें जजमेंट दिया गया। तो ये जजमेंट को लिया गया और उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी ने एक इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया कि दिल्ली गवर्नर और दिल्ली जो ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो पावर टसल चल रहा था उसको जुडिशरी ने सेटल किया। तो क्या इस सेटलमेंट से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूती मिली है? अब इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और ऐसे कई और कॉन्टेक्स्ट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पहले 2-3 एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि हाँ रिसेंटली दिस काइंड ऑफ जजमेंट हैज़ बीन गिवन बाय सो एंड सो कोर्ट्स, तो ये आपको पता हो। फिर आप आगे चलेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर, ये इस तरीके के डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट है दैट कैन गो टू द कोर्ट, वो आपको बात बतानी पड़ेगी। फिर आपको ये बतानी पड़ेगी कि इस जजमेंट में कौन से आर्टिकल के तहत क्या बात की गई, ठीक है, तो ये आप बात करेंगे। देन यू विल कम टू द फेडरल स्ट्रक्चर कि फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है और
फेडरल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी क्या प्रोविज़न था। जैसे मैंने कई बार आपको क्वेश्चन दिया है कि किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, शेड्यूल 7 क्या है, कौन कौन सी जो लिस्ट बनी है वो कैसे बनी हुई है, ये सब जब आपको मालूम होगा तो अभी तो ये 15 नंबर के क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। तो इसको कैसे आप मान सकते हैं? आपको इफ़ यू ओनली नो द व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर, आप आंसर नहीं, मतलब आंसर आप करेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो एग्जामिनर है वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपको करंट अफेयर्स मालूम हो कि किस तरीके से क्या जजमेंट दिया गया। तो आपको 2-3 नंबर उस नंबर के मिलेंगे, देन 2-3 नंबर आपको मिलेंगे कि जो आप फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्या प्रोविजन है, एंड देन आप अपनी राय देंगे। 3-4 नंबर उस क्वेश्चन पे मिलेंगे, उस आंसर पे मिलेंगे कि आपका क्या मत है कि इस जजमेंट से फेडरल जो स्ट्रक्चर है मजबूत होता है कि नहीं है। तो उसमें आप आंसर करिए कि किस तरीके से स्टैटिक पार्ट बताइए और किस तरीके से डायनेमिक पार्ट बताइए कि भाई जब एक तरीके से अगर ये सेटल डाउन हो जाता है तो जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी सो एंड सो आर्टिकल के तहत ये पावर डिफाइंड हो गई, एंड देन दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है उनकी ये पावर डिफाइंड हो गई। तो उसकी वजह से काम किस तरीके से स्मूथली चलेगा और फाइल्स जो है क्रिस क्रॉस नहीं होती रहेंगी। दैट वे यू हैव टू आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको आंसर करना है तो सिर्फ आप पढ़िए मत, उसको करंट अफेयर से रिलेट करिए। तो इसमें मैंने काफ़ी बता दिया। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। जैसे हम बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो डिज़ास्टर डेली होते रहता है। आज भी बहुत दुखद घटना हुई है, एक गाजियाबाद में एक स्लैब जो है वो गिर गया है और काफ़ी लोग डेथ हो गई है ना। वहाँ पे आप देखेंगे टीवी, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच चुकी है एंड दे आर वर्किंग फॉर दैट। तो आपको ये रिलेट करना है कि एक तो होता है स्टैटिक पार्ट कि भैया डिजास्टर क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या, एंड अनदर पार्ट इज दैट यू शुड कम अप विद सर्टेन एग्जांपल्स कि किस तरीके से किस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया गया इस तरीके से। दैट इज द वे यू शुड प्रिपेयर योर आंसर एंड प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी में आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप इस हिसाब से चलिए। तो ये हमारा हो गया मोर और लेस, इतना मैंने बता दिया आपको। कई पॉइंट्स आपको मैंने बताए, कई तरीके भी मैंने बता दिए किस तरीके से आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। नाउ ये होगा कैसे? आप सिर्फ आंसर लिखते रहेंगे तो होगा नहीं। सिर्फ अगर आप मान लीजिए आंसर ही लिख रहे हैं और आपकी थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही तो बात जमेगी नहीं, यू विल नॉट एंजॉय, क्योंकि कितने पन्ने आप भरोगे। लेकिन आपको अगर थिंकिंग डेवलप होगी, आपने इंटरलिंक करना सीख लिए कि अरे उस दिन वो पढ़ा था और आज कॉन्स्टिट्यूशन में या ज्योग्राफी में हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसका ऐसे ऐसे इंटरलिंक होना चाहिए, राइट? ये आपको करना पड़ेगा। जैसे एवरेस्ट की एक न्यूज़ थी, एवरेस्ट की हाइट नापी गई, तो आपके माइंड में इंटरलिंक होना चाहिए। ज्योग्राफी का वो चैप्टर घूम जाना चाहिए कि माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, हाइट कितनी है, ये वो चैप्टर आना चाहिए और आज का करंट अफेयर्स आना चाहिए। So that is the way how you should prepare for your general studies or prepare for your UPSC paper. That is one part. इसके अलावा आपका important ये है जो कुछ क्वेश्चंस लोगों ने किए हैं, हम और भी सेशन करेंगे उसमें, और भी आपके लाइव क्वेश्चंस, लाइव सेशन वी विल कंडक्ट और हम लेंगे क्वेश्चंस। बट इन्हीं जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन्हीं में आपके कई क्वेश्चन होंगे, तो आप कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस। जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं फिर टेकअप करूँगा। एक ये है कि मोटिवेशन आपका नहीं आता है। जानते तो आप सब कुछ हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हो। 1-2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, डीमोटिवेट हो गए कि 2-3 बार से दे रहा हूँ, प्रीलिम्स ही मेरा नहीं हो रहा है। इंटरव्यू तक जा रहे हैं, डीमोटिवेट हो गए कि सर हम इंटरव्यू तक जा रहे हैं, हमारा हो नहीं रहा है। आज आपने सोचा है कि मेरे को 2021 में देना है, एंड देन यू आर डीमोटिवेटेड कि सर तरीका क्या है, नोट्स कैसे बनाए, ये कैसे बनाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको ये लगे ना, देखो पढ़ने का तरीका ये है कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके आप आसपास रहिए, उससे आप रियलिटी चेक करते रहिए। नाउ हाउ विल यू डू रियलिटी चेक? रियलिटी चेक आप कैसे करेंगे किसी का भी? आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभी आपने देखा आज के सेशन में मैंने 2-3 क्वेश्चन ले लिए पिछले साल के, क्योंकि जो एग्ज़ाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले साल के, तो ही आपको आइडिया चलेगा कि आप कितना क्लियर कर पाएंगे या कितने आपकी तैयारी है। तो सिंपल सा आपको मेरा सुझाव ये है कि जो डीमोटिवेट होते हैं, कि आप जितना पढ़ रहे हैं ना, जितनी आप मेहनत, पहले तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे कोई टाइमिंग नहीं है यूपीएससी का। देखो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अगर आपको लगता है कि आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं सब छोड़ छाड़ के और आपके दिमाग में बैठ रही है
और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आप आंसर कर पा रहे हैं, अच्छा आप कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपको 18 घंटे देने पड़ रहे हैं, तो आप 18 घंटे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंड में आपको इस लिस्ट में आना है। कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि आपने 18 घंटे पढ़े कि 8 घंटे पढ़े हैं, आपको उस लिस्ट में आना। उस लिस्ट के लिए आप तैयारी करिए। हो सकता है कि किसी ने लेट्स से कि अपना बीए पढ़ा हो पॉलिटिकल साइंस से, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कम पढ़ने की आवश्यकता है, उसके लिए थोड़ा एग्जाम क्लियर होगा। और कोई आ रहा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उसको 18 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो तो पढ़ना तो 1-2 साल ही है, 1 साल की मेहनत है, आप उसमें